नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का अपने चैनल ज्ञान ऑर्बिट में। दोस्तों, आज के इस क्लास में हम लोग क्लास 10 का जो त्रैमासिक परीक्षा होने वाला है उसके लिए साइंस का वायरल पेपर लेकर आ गए हैं, यानी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आ गए हैं जो कि आपके एग्जाम में हम 100% रहने वाला है। तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा क्योंकि इसमें आपका पूरा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कराया गया है जो आपके एग्जाम में आने वाला है। तो एकदम ध्यान से पढ़िएगा और इसको याद भी कर लीजिएगा। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए और इसका आंसर कमेंट में दीजिए। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि हार्मोन स्त्रावित होता है। जो हार्मोन होता है वो किससे स्त्रावित होता है? अंतःस्रावी ग्रंथि से कि बाह्यस्रावी ग्रंथि से? क्या आंसर हो जाएगा? तो जो हार्मोन होता है ना बाबू, वो अंतःस्रावी ग्रंथि से निकलता है, यानी स्त्रावित होता है। ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। ये सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एकदम आपको याद होना चाहिए क्वेश्चन। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखिए कि ग्वाइटर अथवा घेंघा पनपता है। जो ग्वाइटर अथवा घेंघा है ना बाबू, वो किसके कमी से होता है? तो आयोडीन के कमी से, यानी गले में घेंघा रोग हो जाता है, चाहे ग्वाइटर कहते हैं उसको, वो किसके कमी से होता है? तो आयोडीन की कमी से होता है। इसको याद कर लेंगे, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन कह रहा है कि थायरॉक्सिन का स्त्राव कहाँ होता है? देखिए जो थायरॉक्सिन, इसमें नाम से ही लिख रहा है थायरॉक्सिन, तो थायराइड में इसका स्त्राव होता है। इसके नाम में से पता चल जाएगा आप लोग कि कहाँ से स्त्रावित होता है, तो थायराइड से, यानी ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। और देखिए बाबू, अभी तक आप लोगों ने लाइक नहीं किया हुआ है तो आप लोग लाइक कर लीजिए और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेंगे। अगर आप लोग चाहते हैं कि 2027 में आपकी तैयारी अच्छे से कंप्लीट हो जाए 10th का, तो बाबू इस चैनल से जरूर जुड़ जाइए, तभी आपका ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव पूरा कंप्लीट होगा। चलिए चौथा का आंसर लगाइए कि मानव में डायलिसिस थैली है। देखिए डायलिसिस थैली किसे कहा जाता है मानव में? नेफ्रॉन को कि न्यूरॉन को? याद रखिएगा, अगर मानव में डायलिसिस थैली पूछेगा तो नेफ्रॉन को डायलिसिस थैली बोला जाता है, यानी ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा कि मानव में डायलिसिस थैली कौन है? तो नेफ्रॉन है। इसको याद कर लेंगे। चलिए पांचवा क्वेश्चन कर रहा है कि भारत का पाचन किस प्रकार की अभिक्रिया है? देखिए जो सॉरी बच्चों, भोजन का पाचन, तो भोजन का पाचन किस प्रकार की अभिक्रिया है? उपचयन है कि संयोजन की अपचयन की विस्थापन? तो 5 का आंसर क्या हो जाएगा? तो बाबू याद रखेंगे, उपचयन है। ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा, ऑप्शन ए को याद कर लेंगे। चलिए कर रहा है कि छठवां क्वेश्चन कि कौन सा पादप नियंत्रण फल बेचने वालों के द्वारा उपयोग में किया जाता है? तो देखिए जो फल बेचते हैं ना, वो कौन सा पादप नियंत्रण का प्रयोग करते हैं? करे एफसीसी अम्ल की, जिब्रेलिन की, इथाइलिन? हमको लगता है इथाइलिन हो जाएगा, यानी ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा, इथाइलिन का प्रयोग करते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, सातवां क्वेश्चन। और देखिए बाबू, आप लोग कमेंट में आंसर दीजिए। जो भी क्वेश्चन का आपको आंसर मालूम है उसको आंसर कमेंट में ए बी सी करके दीजिए। करे वह संरचना जो उद्दीपन की पहचान करती है कहलाती है? तो वह संरचना जो उद्दीपन की पहचान करती है उसे ग्राही कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ग्राही कहा जाता है। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, आठवां क्वेश्चन करें कि निम्नलिखित में से कौन सी एक अंतःस्रावी और बाह्यस्रावी ग्रंथि दो प्रकार की होती है? तो कौन सी अंतःस्रावी और बाह्यस्रावी ग्रंथि दो प्रकार की होती है? तो 8 के आंसर याद रखेंगे, अग्नाशय हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अग्नाशय हो जाएगा। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 9 क्वेश्चन कह रहा है कि कौन सी अंतःस्रावी ग्रंथि वृक्क के दोनों ऊपर स्थित होती है? तो कौन सी अंतःस्रावी ग्रंथि है? तो 9 के आंसर याद रखेंगे, अग्नाशय। क्या हो जाएगा? 9 के आंसर हो जाएगा, नहीं बाबू एंड्रलिन हो जाएगा। देखिए यहाँ पर एंड्रलिन हो जाएगा, यानी ऑप्शन डी आपको याद कर लेना है। अग्नाशय नहीं होगा, एंड्रलिन हो जाएगा। चलिए 10th क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि जीवों में ध्वनि ग्रहण करने के लिए संवेदी अंग है। तो जीवों में ध्वनि ग्रहण करने के लिए जो संवेदी अंग है, क्या आंसर हो जाएगा? तो ऑप्शन सी हो जाएगा, स्वर्णग्राही। ऑप्शन सी आपको एकदम याद कर लेना है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, 11 क्वेश्चन कह रहा है कि किसी भी उदासीन विलयन का पीएच होता है। तो किसी भी उदासीन विलयन का पीएच मान कितना होता है? 7 होता है। कितना होता है? 7 होता है। ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। और शुद्ध जल का भी पीएच मान कितना होता है बाबू? तो 7 ही होता है। इसको याद कर लेंगे। 12 क्वेश्चन देखिए, कह रहे निम्नांकित में कौन लवण है? तो इसमें लवण पूछा है। तो जो NaCl, इसमें HCl जो अम्ल है, क्षार है, तो ये K2SO4, ये जो क्या है? लवण है, यानी ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा, ध्यान रखेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 देखिए कि किसी लाल तप्त आयरन पर जलवाष्प प्रवाहित करने पर कौन सा यौगिक प्राप्त होता है? तो देखिए लाल तप्त आयरन पर अगर जलवाष्प को प्रवाहित करेंगे, यानी उस पर जल डालेंगे, तो कौन सा यौगिक प्रवाहित होगा, प्राप्त होगा? तो 13 का याद रखेंगे, Fe3O4। क्या होगा? Fe3O4 होगा, यानी ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा, ध्यान रखेंगे। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, 14 क्वेश्चन
करे कि हमारे शरीर में पीएच कितने परास के बीच कार्य करता है, मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है। तो हमारे शरीर में पीएच जो है कितने परास के बीच कार्य करता है, तो याद रखेंगे 7 से 7.8 के बीच में कार्य करता है, यानी 14 का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। ऑप्शन बी को याद कर लेंगे। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 15 क्वेश्चन कह रहा है कि बेकिंग पाउडर का अणु सूत्र क्या है। बेकिंग पाउडर का अणु सूत्र NaHCO3 होता है। क्या होता है, NaHCO3 होता है। ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 16 प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन विजातीय यौगिक है। तो विजातीय यौगिक कौन है, 16 का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी याद रखेंगे, प्लास्टर ऑफ पेरिस। प्लास्टर ऑफ पेरिस जो है विजातीय यौगिक है, यानी ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 17 क्वेश्चन कि निम्नलिखित में सेहत का कौन सा मान क्षारक विलयन का मान देता है। तो निम्नलिखित में सेहत का कौन सा मान क्षारक विलयन का मान देता है, 17 के आंसर याद रखेंगे, ऑप्शन डी हो जाएगा 13। ऑप्शन डी जो है 13 जो कि क्षारक विलयन का मान देता है, यानी क्षार 7 से अगर ऊपर रहेगा मान, 7 से 8, 9, 10, 14 तक बीच में रहेगा तो समझिए वो क्षार हो जाएगा, यानी क्षार मान देता है। ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 18 क्वेश्चन, निम्नलिखित अम्लों में से कौन प्रबल अम्ल है। तो प्रबल अम्ल पूछ रहा है, इसमें से कौन जो है वो प्रबल अम्ल है। तो आपको मालूम होना चाहिए कि जो सल्फ्यूरिक अम्ल है, क्या है, ये प्रबल अम्ल है, यानी H2SO4 जो सल्फ्यूरिक अम्ल है वो क्या है, प्रबल अम्ल है, यानी ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा, ध्यान रखेंगे। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 19 क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन क्षारक नहीं है, यानी क्षार पूछ रहा है। तो देखिए अब NaCl या क्या है, नमक है, और नमक कभी क्षार नहीं होता है। तो 19 का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी, ऑप्शन बी हो जाएगा। ऑप्शन बी को याद कर लेंगे। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 20 क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित क्षारकों में कौन प्रबल क्षारक है। तो इसमें प्रबल क्षारक बताना है। तो 20 के आंसर याद रखेंगे, NaOH। NaOH जो है ना बाबू, यह प्रबल क्षारक होता है, इसको ध्यान रखेंगे। चलिए, कह रहा है कि प्रकाश की किरण गमन करती है सीधी रेखा में। कैसे करती है, तो प्रकाश की जो किरण है वो सीधी रेखा में गमन करती है, इसको याद कर लेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 22 क्वेश्चन कह रहा है कि प्रकाश का वेग न्यूनतम होता है। तो न्यूनतम बाबू कांच में होता है। किसमें वेग जो है न्यूनतम होता है, कांच में होता है। ऑप्शन डी याद कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 23 क्वेश्चन कह रहा है मोटर गाड़ी के चालक के सामने लगा रहता है। 23 का आंसर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन बी हो जाएगा, उत्तल दर्पण। ऑप्शन बी आपको याद कर लेना है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 24 क्वेश्चन कि मोटर कार के हेडलाइट में किसका प्रयोग होता है। 24 का आंसर क्या हो जाएगा, अवतल दर्पण का होता है, यानी ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा। ऑप्शन सी को याद कर लेंगे। चलिए 25 क्वेश्चन कर रहा है कि समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है। जो समतल दर्पण है वो काल्पनिक प्रतिबिंब बनाता है। ऑप्शन बी आपको याद कर लेना है। देखिए वो, अगर आपको PDF चाहिए बिल्कुल फ्री में, तो आप लोग कमेंट में लिंक दिया होगा, आप लोग उसको ज्वाइन कर लेंगे, व्हाट्सअप का लिंक है, और आप लोग ग्रुप ज्वाइन करके आपको PDF ले सकते हैं। और अगर अभी तक आप लोग वीडियो को लाइक नहीं किए तो आप लोग लाइक कर लेंगे, और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और अपने दोस्तों को शेयर करिएगा ताकि आपको अगला वीडियो जरूर मिल पाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जल्द ही। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद दोस्तों।